हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि सेल को जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना होता है, कोई वाइटल एक्टिविटी करनी होती है, तो एनर्जी वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेता है। तो 90% अमाउंट की जो एनर्जी है वो सेल माइटोकॉन्ड्रिया से लेता है। बाकी कुछ एनर्जी जो होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी वो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो कुछ स्टेप में होती है। तो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वहाँ पे हाई अमाउंट में होती है, कुछ लेस अमाउंट में जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो इस पूरी एक्टिविटी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर आता है। तो हम जानते हैं कि जो भी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे वो काम कोई भी हो, चाहे हम बोल रहे हो, बैठे हो, चल रहे हो, या कुछ खा रहे हो, या खाने को पचाने का काम, सोने का काम, तो इनके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत लगती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इस एनर्जी को सेल कैसे प्रोड्यूस करता है और कैसे यूटिलाइज करता है, हम सेलुलर रेस्पिरेशन में समझेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन ये टर्म जो है वो रेस्पिरेशन से अलग है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि उसके अंदर ब्रीथ इन ऑक्सीजन होता है और ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, तो वो अलग हो गया। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर मतलब इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो ये कुछ एक्टिविटीज या कुछ प्रोसेस होते हैं, उससे उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने के बाद कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एक सेल के अंदर भी इस तरह से रेस्पिरेशन होता है। ये अलग टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इस वीडियो में हम सेलुलर रेस्पिरेशन को समझेंगे, और जो फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं उसको समझेंगे। तो हम देखते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हम जानते हैं कि जैसे ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका गेन होना या फिर लॉस होना, उसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इस तरह की कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। कहाँ होती है? अक्कर इनसाइड लिविंग सेल्स के अंदर होती है इस तरह की रिएक्शन। तो वो क्या करती है? दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, हम जो भी फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लिया, फूड प्रोटीन लिया या फिर फैट लिया, तो ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका ब्रेक डाउन करती है। इस रिएक्शन में यही होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो क्या करता है? टू प्रोड्यूस एटीपी। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मतलब के फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये इस तरह की सेल के अंदर कुछ रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका ये मतलब होता है। तो इस तरह के स्टेप्स होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ स्टेप्स में होते हैं। तो हम देखते हैं कि 3 मेन स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। नाम से क्लियर है, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन या लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन करना। तो ग्लाइकोलाइसिस का ब्रेक डाउन होता है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो अभी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है अभी तो ये साइटोप्लाज्म में होगी। ये वाला प्रोसेस जो होता है ग्लाइकोलाइसिस का, ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल जिसे कहते हैं उसके अंदर होता है। तो हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्यों होता है, मतलब ग्लूकोज का ही क्यों होता है ब्रेक डाउन, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट है, जिसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है, इसलिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी बनती है, मिलती है। और उसके बाद अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो फिर फैट जो होता है, फैट का ब्रेक डाउन होता है।
फैट के ब्रेक डाउन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है फिर उसका यूटिलाइज हो जाता है। अगर फैट के रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, देन उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसका अगर उससे एनर्जी बनती है और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो फैट और जो प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन बहुत रेयर केसेस या कोई डिजीज़ हो गई या फिर कोई मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमको हाई अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, उसके रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, तब ये होता है, तब प्रोटीन का फैट का ब्रेक डाउन होता है। अगर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने लग गया तो हमारा वेट कम होने लग जाता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बॉडी वेट गिर जाता है। तो ये कुछ रेयर कंडीशन में कभी होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस इसका फर्स्ट स्टेप है। और जो दूसरा स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो है क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। हम जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल जो होता है वो अगला स्टेप होता है और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल ये जो स्टेप होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और जो तीसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो दो तरह से होता है। तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो मैंने फंक्शन में इसको थोड़ा सा बताया था। तो फर्स्ट है प्रोसेस जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो दूसरा टाइप है इसका कीमियोस्मोसिस। तो ये दो तरह से होता है। और ये क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव ये वाले तो दोनों जो स्टेप्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो ग्लाइकोलाइसिस वाला है वो होता है साइटोप्लाज्म में। एक चीज़ और जो ग्लाइकोलाइसिस है और क्रेब्स साइकिल का जो स्टेप है वो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट यहाँ पे है, ग्लूकोज से मतलब है इसका सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे होता है कि डायरेक्ट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। तो डायरेक्ट ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने से यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स साइकिल में, इसलिए इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फिर इन दोनों से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके ऑक्सीडेशन से यहाँ पे ये दोनों फंक्शन होते हैं और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन से होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नाउ यह ग्लाइकोलाइसिस हम जानते हैं ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस लास्ट में क्या होता है कि 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो सिर्फ साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं। अब क्या होता है अगर मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फिर क्या होगा आगे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, क्योंकि एरोबिक का मतलब यही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और अगर मान लो आगे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगर मान लो यहाँ पे रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन तो हाई अमाउंट में, लेकिन वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहीं अगर सेल में अगर कोई दूसरा सेल है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हमने इसके स्टेप तो देखे हैं। अब 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं जो हमने डिस्कस किया था, एरोबिक और एनाएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट टाइप है, उसमें क्या होता है नीड ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की नीड होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन होता है उसके साथ कंबाइन होता है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं इनकी कंबाइन होने के बाद ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और वाटर प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। और जो दूसरा टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, हमने देखा यहाँ तो एनाएरोबिक में या तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या ऑक्सीजन नहीं होगा, तो नीड नो ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जैसे हम रेड ब्लड सेल में देखते हैं, तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है, उसको हम अलग डिटेल वीडियो में समझेंगे। तो एनाएरोबिक में क्या होता है, प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि यहाँ पे 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जैसे एरोबिक में पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज हो रहा है, लेकिन एनाएरोबिक में क्या हो रहा है कि 2 ATP ही रिलीज हो रहा है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेल्यूलर
रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। तो एक बार हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब होता है? ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही ग्लाइकोलाइसिस होता है। इसका डेफिनेशन है ईच ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। तो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और only small amount of ATP 2 molecules is synthesized in this pathway। तो इस पूरे पाथवे में only small amount of ATP ही रिलीज होती है, only 2 molecules ATP ही रिलीज होती है या सिंथेसाइज होती है। Now ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीटेड इन 2 फेज। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। तो पहला फेज है प्रिपरेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज। इन्वेस्टमेंट फेज इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे 2 ATP को इन्वेस्ट करते हैं। एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है किसी प्रोसेस को चालू करने के लिए। तो अगर ये हमें प्रोसेस चालू करना है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमें 2 ATP यूज़ करने पड़ेंगे। तो हमें वो 2 ATP इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं। और जो ऑक्सीडेटिव फेज है उसे पे ऑफ फेज कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। हाँ, तो इसलिए इसे पे ऑफ फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे और एनर्जी बनती है। नाउ एक बार देखते हैं हम यहाँ पे जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज यहाँ पे जब हम 2 ATP यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जब ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम यहाँ पे 2 ATP यूज़ कर रहे हैं, तब ये क्या करता है 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, तो इस पूरे जब ग्लूकोज 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं या इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ ATP इन्वेस्ट किया है। तो ये जो ग्लूकोज है यहाँ पे ये 6C कार्बन होता है, यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं, लेकिन जो 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है वो 2-3 कार्बन के अलग अलग मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। नाउ जो 2-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड है जब वो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसे ऑक्सीडेटिव फेज कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब भी यहाँ से ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन का तब यहाँ पे ATP रिलीज होती है और 2 NADH प्रोड्यूस होता है। जब हाइड्रोजन जैसे कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के जब यहाँ से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं या फिर रिमूवल होता है तो 2 हाइड्रोजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 4 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं और 4 मॉलिक्यूल्स ATP बनाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से 4 ATP रिलीज होती है। तो हम देखते हैं कि इस ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATP यहाँ पे बनी है और 4 ATP बनी और हमने देखा कि यहाँ पे 2 ATP हमने इन्वेस्ट की थी तो -2 ATP। तो जब हम नेट गेन करते हैं तो 4 - 2 इज 2 ATP। तो इस तरह से ये 2 ATP बनाता है। तो ये जो पूरा पाथवे होता है उसमें ये सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP ही सिंथेसिस करता है। नाउ ग्लाइकोलाइसिस के जो 2 फेज हैं प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो ये है प्रिपरेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज जिसे कहते हैं कि हम यहाँ पे 2 ATP को इन्वेस्ट करेंगे। तो कैसे होता है ये, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, तो ये 6 कार्बन का है। अब क्या होता है जब ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज क्या करता है कि हम पहले ATP को मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले हम एक ATP यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होता है जो ATP है उसमें से एक फॉस्फेट आके यहाँ पे ग्लूकोज पे जुड़ जाता है। तो ये जो ग्लूकोज पे आके जुड़ गया तो क्या होता है जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो अब ADP बन जाता है, यहाँ पे ADP में कन्वर्ट हो जाता है और जो ग्लूकोज है उस पर ये फॉस्फेट इसका एक मॉलिक्यूल ATP का एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट आके यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये कार्बन 6 पे जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 है उस पर आके जुड़ गया तो 6 कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है इसलिए इसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहते हैं। नाउ जब ये ग्लूकोज 6 का फॉस्फेट जो है आगे फर्दर
कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इसलिए कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है इन दोनों का मतलब कि फॉर्मूला तो सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें तो सिर्फ एक ही फॉस्फेट आके अटैच हो सकता है, लेकिन जो फ्रुक्टोज है उसके ऊपर 2 फॉस्फेट आके अटैच हो सकते हैं, इसलिए ये फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब जब ये ग्लूकोज यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तब क्या होगा, फर्दर यहाँ पे जो एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो अपना एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच कर देगा और ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है एटीपी। तब क्या हो गया, एक फॉस्फेट पहले से यहाँ पे था और एक और यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये 2 फॉस्फेट हो गए जो कि कार्बन नंबर 1 पे आके अटैच हो गया। तो ये कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट अटैच है और कार्बन नंबर 6 पे एक फॉस्फेट अटैच्ड है, तो ये हो गया फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। नाउ ये फर्दर आके यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है डाइफॉस्फेट जो है अब आके स्प्लिट हो जाता है। अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है, जब ये स्प्लिट होता है तो इसे ब्रेक डाउन कहते हैं। अब यहाँ पे ये 2 अलग अलग यहाँ पे बना ले स्ट्रक्चर, तो अब ये क्या होता है जब ये स्प्लिट हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बना लेता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में ये कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा जो है वो होता है PGAL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमारी सेल होती है वो PGL को यूज में लेती है, तो PGL ही यहाँ पे काम आता है। तो क्या होता है, जो ये DHAP जो होता है वो भी PGL में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या हो गया कि ये DHAP PGL में कन्वर्ट हो गया और एक PGL पहले से यहीं पे था, तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, तो 2 PGL मॉलिक्यूल्स अब अपने पास बन गए हैं। नाउ ये प्रिपरेटरी फेज अब ओवर हो चुका है, यहाँ पे हमने देखा कि 2 ATP हमने यूज ले लिए। नाउ अब अपने पास है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGL, एक तो पहले से था और एक और ये जो DHAP है वो भी PGL में कन्वर्ट हो गया था। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज में अब ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ऑक्सीडेटिव फेज है और यहाँ पे हमने देखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL है अपने पास। अब क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है 2 PGAL मॉलिक्यूल का, तब ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब कि हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होता है, जो NAD होता है NAD की हेल्प से क्या होता है, 2 NAD यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 NAD के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाता है तो यहाँ पे एनर्जी बनती है, तो ये एनर्जी क्या करता है, फॉस्फेट को आके यहाँ पे अटैच कर देता है। तब क्या होता है, एक फॉस्फेट यहाँ अटैच्ड है और एक फॉस्फेट यहाँ अटैच्ड है, तब ये जो स्ट्रक्चर वो क्या बन गया, बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब ये बाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट आके अटैच हो गए और ये 2 मॉलिक्यूल है इसलिए। नाउ जब ये फर्दर आगे कन्वर्ट होता है तो ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड BPGAL आगे कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या PGA में, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स है। तब क्या होता है, जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तब क्या होता है, ये जो 2 ADP मॉलिक्यूल होते हैं तो यहाँ का जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फेट आके 2 ATP के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे 2 ATP बन जाता है, तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हो गई है, 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। नाउ अब जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट है, ग्लिसरेट से अब क्या होगा, ये फर्दर कन्वर्ट होगा किस में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोनेलोन पायरुविक एसिड या फिर PEP। तो ये इसमें PEP में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या करेगा ये, जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तब क्या होता है, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होती है, 2 मॉलिक्यूल H2 रिलीज होता है, तो यहाँ से वाटर का रिलीज हो गया और यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ PEP में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब जब ये फर्दर कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में, तब क्या होता है, ये जो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, जो एक फॉस्फेट यहाँ पे अटैच था वो यहाँ पे 2 ADP जो है मॉलिक्यूल उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और ये 2 ATP बना लेगा।
तो यहाँ पे भी 2 एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज हुए, तो एक 2 एटीपी यहाँ पे बना, एक 2 एटीपी यहाँ पे बना, तो ये टोटल 4 एटीपी हो गए। तो अभी इस प्रोसेस में हमने देखा कि यहाँ पे 4 एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज हुए हैं। अभी क्या हुआ है, लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड बन गया, तो ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है। तो जब क्या होता है, अभी पायरुविक एसिड बन जाता है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इफ O2 एब्सेंट तो एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर, अगर सेल के अंदर ये जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, मगर जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस की, तब क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का अब्सेंस है तो यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो कि एक फर्दर प्रोसेस है, उसका मैं डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगी। और अगर क्या होता है, अगर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था और सेल में अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगी ना। अब देखते हैं हमने कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे और 2 एटीपी यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, तो टोटल 4 एटीपी हो गए। तो ये हो गए 4 एटीपी जो हमने सिंथेसाइज किए हैं ऑक्सीडेटिव फेज में। और जब प्रिपरेटरी फेज था तो हमने यहाँ पे 2 एटीपी इन्वेस्ट किए थे, तो -2 एटीपी, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 एटीपी। तो जो भी हमने नेट गेन किया है वो 2 एटीपी गेन किया है। 2 इन्वेस्ट किए थे, 4 हमने एटीपी बनाए हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो टोटल एटीपी नेट गेन है वो 2 एटीपी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, वो सिंथेसाइज होता है। हमने अभी तक सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, ग्लाइकोलाइसिस। अभी 2 स्टेप और होते हैं, जिसमें कि क्रेब्स साइकिल होता है सेकंड स्टेप, और जो थर्ड स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इन वीडियो को डिटेल में देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।